नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम एपिसोड नंबर 4 की तरफ चलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? सीसेट की बात कर रहे हैं और हम बात करने वाले हैं 2016 के प्रश्न पत्र की, जो निरस्त हो गया था। पैटर्न बिल्कुल समान रखेंगे। जो भी प्रश्न आए हैं प्रश्न पत्र में, उसको ओवर सिंप्लीफाइड मैनर में जैसे हम चलते हैं उसी तरह से हम चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है गणित के सेगमेंट से, यानी मैथ्स के सेगमेंट से। कैसे हल करना है वो हम समझेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको दिया गया है 1 सही 1/2। पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लीजिए। जैसे a सही b/c आपको जब भी दिया होता है तो हम क्या करते हैं, a को c से क्या करते हैं, गुणा करते हैं और क्या करते हैं, ऊपर a को b से जोड़ते हैं और लिखते क्या हैं, तो a गुणा c प्लस b/c। मामला अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो 1 सही 1/2 को समझ लेते हैं। क्या करना है, 1 को 2 से गुणा करना है, वापस 1 से जोड़ देना है और ऊपर लिख देना है। मतलब 1 गुणा 2 प्लस 1/2। कहने का मतलब ये है 2 गुणा 1 2 हुआ, प्लस 1 3 हुआ, 3/2। ऐसा ही क्या करना है, हमें सारे जो आपको भिन्न दिए गए हैं उसे हल करना है। क्या करना है, 1 सही 1/2 क्या हुआ, गुणा कीजिए प्लस कीजिए, 2 गुणा 1 प्लस 1 मतलब 3/2 हो गया। वैसे ही 11 सही 1/2 को लिखेंगे तो क्या होगा, 11 गुणा 2 प्लस 1 मतलब 11 गुणा 2 22, 22 प्लस 1 कितना हुआ, 23/2 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लिखेंगे 111 11 सही 1/2 को तो क्या हो जाएगा, 222 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 223 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 1 1 1 1 यानी 1111 सही 1/2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2223/2। इसकी बात ही कर रहे हैं। इनको जोड़कर हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। अब सही में दो, सभी के क्या है, तो 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। आगे इसको आसानी से आपको क्या करना है, बस जोड़ देना है। सवाल देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान से सवाल आरओ के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं तो भी आपके आधे मामले क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे तो एपिसोड जब एपिसोड 1 की बात की थी तब भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी पैटर्न में एपिसोड 2 में भी क्वेश्चन आए हैं और उसी पैटर्न में एपिसोड 3 में भी क्वेश्चन आए। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कितने हम टॉपिक पढ़ें कि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं कहूँगी पहले आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आगे डिस्कस करती चली जाऊँगी, वो पढ़ लीजिएगा तो आपका आधा मामला क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे कि आपने जब एपिसोड नंबर 1 में देखा था तो हमने ये बात की थी कि रीजनिंग पार्ट का जो डोमिनेंस है वो आरओ के पेपर में ज़्यादा है। मैथ्स के पोर्शन कम आते हैं, रीजनिंग के पोर्शन ज़्यादा आते हैं। आप रीजनिंग को ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब इसकी तरफ चलते हैं तो जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 26 को जोड़ लीजिए 223 से, तो 223 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 249 हो जाएगा। और 249 को जोड़ना है किससे, 2223 से जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 1 7 4 2 ये मामला बनेगा। अब क्या करना है, भाग दे के देख लीजिए, 2472/2 करना है। क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए, क्या है 2472/2। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर किसका सही हो जाता है, प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 बहुत आसान सा है। क्या पूछ रहा है देख लीजिए, 3 गुणा 4 को यदि हम लिखते हैं 1609, 5 गुणा 6 को लिखते हैं हम 3625, 1 गुणा 2 को हम यदि लिखते हैं 401, तो 4 गुणा 7 को क्या लिखेंगे। एक चीज़, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। कैसे समझ में आना चाहिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, 0 और 9 लिख दिया गया है। 4 का स्क्वायर कर लीजिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है। मतलब आगे की संख्या को पीछे लिखा गया है
और पीछे की संख्या को स्क्वायर करके आगे लिखा गया है। दूसरा मामला चेक कर लीजिए, पीछे की संख्या को स्क्वायर करके क्या लिखा गया है, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। वैसे ही क्या करना है, हमें इसका मामला सेट करना है। तो पीछे की संख्या पहले तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और फिर आगे की संख्या को क्या लिखना है, पीछे लिखना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, देख लीजिए, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, यानी 4916 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक सामान्य पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्रायिकता में हमें क्या देखना है कि प्राप्त संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर आपने लूडो खेला होगा, सामान्य पासा वही है, 2 लूडो को, लूडो की गोटी को, जो पासा होता है, पासे को अगर हम साथ में उछालते हैं, क्या बोल रहा है, 2 पासे को हम साथ में उछालते हैं तो कितनी ऐसे पैटर्न्स बनेंगे जिसमें संख्याओं का योग कितना होगा, 6 होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 2 पासे को उछालेंगे तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन बन सकता है। तो पहले पासे में 1 आएगा और दूसरे पासे में भी 1 आ सकता है, तो 1,1 ये बन सकता है आपका। पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 2 आए तो 1 और 2 बन सकता है आपका। पहले पासे में 1 आए और दूसरे पासे में 3 आए तो ये युग्म बन सकता है। तो इतने युग्म आपके बन सकते हैं। कितने युग्म बन सकते हैं, तो यहाँ आपके कितने हैं, तो यहाँ आपके हैं 6 और यहाँ आपके हैं 6। मतलब टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी हो सकती है, तो 6 गुणा 6 यानी 36 घटनाएं आपकी टोटल हो सकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों पासों में जो संख्या आई है उसका योग क्या हो, 36 हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये संख्या देखिए, पहले पासे में आ रहा है 1 और दूसरे पासे में आ रहा है 5, तो संख्याओं का योग कितना हुआ, 6 हुआ। फिर पहले पासे में आ रहा है 2 और दूसरे पासे में क्या आ रहा है 4, तो क्या हुआ, अंकों का योग क्या हुआ, 6 हुआ। पहले पासे में आ रहा है 3 और दूसरे पासे में क्या आ रहा है 3, तो संख्याओं का योग क्या हुआ, 6 हुआ। पहले पासे में आ रहा है 4 और दूसरे पासे में आ रहा है 2, तो फिर संख्याओं का योग क्या हुआ, 6 हुआ। और पहले पासे में आ रहा है 5 और दूसरे पासे में आ रहा है 1, तो संख्याओं का योग वापस क्या हुआ, 6 हुआ। आगे चलेंगे, 6 के मामले में चलेंगे तो 6 + 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पासे में शून्य तो नहीं आ सकता। तो कितने युग्म बने, 1 2 3 4 5 युग्म बने। तो आपकी प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो जितने अभिष्ट आपके क्या बनते हैं, युग्म बनते हैं या अभिष्ट घटनाएं जो बनती है उसकी संख्या बटे कुल जो घटनाएं होती है उसकी संख्या, ऐसे निकालते हैं प्रायिकता। तो अभिष्ट घटनाएं कितनी बन रही थी, 5 बन रही थी, और कुल घटनाओं का मामला कितना बन रहा था, तो 36 बन रहा था, क्योंकि 6 इसमें गुणा करके हम निकाले थे क्या, 36 घटनाएं टोटल हो सकती है। तो आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, तीसरे का ए सही हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या बोल रहा है, घन बना लीजिए। सबसे पहले एक घन है, ठीक है। अगर हम घन की बात करें तो घन की भुजा यदि हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ये घन है जिसकी भुजा क्या है, x है। सारी भुजाएं बराबर होंगी, घन की बात की जा रही है। और घन की आयतन की बात करें, नया पेज में ही मामला हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है आपसे। एक घन की बात की जा रही है, यदि हम क्या मान रहे हैं, भुजा उसकी x मान ले रहे हैं, तो घन का आयतन क्या होगा, तो x³ होगा। यही हमने पढ़ा है कि घन का क्या होता है, आयतन, तो x³ होता है। अब आपको बोल रहा है प्रत्येक भुजा को क्या कर दे हम, 10% कम कर दे। 10% मतलब क्या हुआ, 10/100 हुआ। 1 शून्य यहाँ पर कट जाता है तो क्या आता है, x/10 क्या कर दे रहे हैं हम, कम कर दे रहे हैं। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा जो है वो x है, अब क्या कर दे रहे हैं हम, कम कितना कर रहे हैं, x/10 कर दे रहे हैं। मतलब मामला क्या होगा, 10x - x/10 बराबर क्या हो जाएगा, 9x/10 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगी, प्रत्येक भुजा इतनी हो जाएगी। अब बोल रहा है आयतन कितना कम हो जाएगा,
ये आपको निकालना है। तो पहले आयतन कितना था वो ये देख लीजिए, एक्स क्यूब में कितना कम हो जाएगा ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रत्येक भुजा जो पहले एक्स थी अब वो किस में बदल गई है, तो 9x/10 में बदल गई है। तो इस हिसाब से आयतन कितना होगा वो देख लीजिए। आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा 9x/10 की घात क्या होगा, 3 होगा। मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा x की पावर क्यूब और नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 गुणा 9/1000 गुणा x क्यूब, ये मामला हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 1000 एक्स क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब आप 10% भुजा में कमी कर देते हैं तब का आयतन कितना होगा, तो 729 एक्स क्यूब बटा 1000 हो जाएगा। पहले क्या था, अब ये बोल रहा है कम किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, अब मैं उसमें से 2 खा लेती हूँ तो आपको कितनी चॉकलेट बची, तो 8 चॉकलेट बचेगी। मामला कुछ ऐसा ही सेट हो रहा है। पहले बोल रहा है यदि मैं भुजा में 10% कम कर देता हूँ तो आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, मतलब पहले जितना आयतन था उसे क्या करना पड़ेगा, अभी जो नया आयतन हम निकाल रहे हैं उसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 729/1000 एक्स क्यूब हो जाएगा। निकाल लीजिए, 1000 एक्स क्यूब माइनस 729 एक्स क्यूब बट्टा क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 271 एक्स क्यूब बट्टा 1000 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्या पूछा है, कितना कम हो जाएगा। ये सारे मान किस में दिए गए हैं, परसेंटेज में दिए गए हैं। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करना होगा। तो 2 शून्य यहाँ पे कट जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 271/10 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये मामला क्या बनेगा, क्या बन रहा है 271/10, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, तो 27.1% क्या होगा, तो आयतन कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाता है, तो उत्तर ए चौथे का यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, बहुत आसान सा प्रश्न है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। हम एपिसोड 2 में बात कर चुके हैं कि हम डायरेक्शन को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फैमिली चार्ट कैसे बनाएंगे। तो दूसरा जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके बेसिक्स टर्म जो हैं वो क्लियर नहीं है तो आप कीजिए पहले कि एपिसोड नंबर 2 पहले देख लीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न यहाँ से कि शैलेश जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो पहले तो डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपसे प्रश्न में ये कह रहा है कि उत्तर की ओर कैसे चल रहा है, तो 4 किलोमीटर वो चल रहा है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, उत्तर की ओर क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। अब वो बाएं मुड़ता है। हमने एपिसोड नंबर 2 में क्या बात कर ली थी, जब भी हमें बाएं मुड़ाना है तो हमें क्या करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाना है। और यदि अगर हमें एंगल नहीं दिया है, कोण नहीं दिया है कि कितने एंगल से मुड़ता है, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री से टर्न करना है। वहीं हम दाएं मुड़ने की बात करें तो दाएं मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, और यदि एंगल नहीं दिया है तो हमें 90 डिग्री से टर्न कराना है। इतनी बातें हमने की थी। तो आपसे क्या कह रहा है, बाएं मुड़ता है यानी हम घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो और 90 डिग्री चलेंगे तो कितना किलोमीटर चल रहा है, वो 6 किलोमीटर चल रहा है। पुनः वो दाएं मुड़ता है और कितना मुड़ता है, तो 4 किलोमीटर मुड़ता है। तो हमें कहाँ मुड़ना है, 4 किलोमीटर दाएं की तरफ मुड़ना है, यानी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ से गुजारते हैं तो ये आपका मामला कितना हो जाएगा, ये आपका 3 किलोमीटर का हो जाएगा और ये भी आपका 3 किलोमीटर का हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 25। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो अंडर रूट में ले जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए, तो 25 जब स्क्वायर रूट में है तो क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है, 5 किलोमीटर का है। तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 है, ये भी 3 है, ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर का हो जाएगा।
तो ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर है। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाता है, पांचवे का डी जो है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपसे दो संख्याओं का योग। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, पहली संख्या को हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 10 है। दो संख्याओं का योग क्या है आपका, 10 दिया हुआ है। आगे दिया है उनके वर्गों का, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब यहाँ देखते ही से तो आपको बचपन के फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी, a माइनस बी हो जाता है। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, x प्लस वाई लिख सकती हूँ, और x माइनस वाई लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको पता है समीकरण 1 नाम दे दीजिए इसको। समीकरण 1 से आपको ये पता है कि x प्लस वाई का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 10। ये x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x माइनस वाई यहाँ गुणा में है तो पक्षांतर कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है x माइनस वाई का मान कितना है, तो 4 है। यहाँ x प्लस वाई का मान पता है 10 है, और यहाँ x माइनस वाई का मान 4 है। समीकरण 2 दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 10 प्लस क्या हो जाएगा, वहाँ पे 4 आया था तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ y प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, और x बराबर क्या आ जाएगा, 14/2, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। क्या पूछा गया था, x का मान यदि 7 है तो y का मान कितना होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 बराबर 3। अब आपसे पूछा जा रहा है x का मान पता चल गया क्या है, तो 7 है, और y का मान कितना है, तो 3 है। तो ये आपको x और y के मान पता चल गए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7 है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे छठवें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, एक धन ए बी सी डी में बांटा जाता है। अब आप जब घर में रहते हैं तो जब बचपन में पैसे देने की बारी आती है, अगर 4 भाई बहन हैं तो क्या करते हैं, यदि 100 रुपये दिया गया है तो क्या करते हैं हम 25-25-25-25 में बांट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, बराबर नहीं बांटा गया है। देखते हैं कैसे बांटा गया है। ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी का मान दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दिया गया है, सी अनुपात डी का मान दिया गया है, और ज्ञात क्या करना है, तो ए अनुपात डी का मान आपको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। ए अनुपात बी का मान आपको दिया गया है 3:5, बी अनुपात सी का मान दिया गया है 6:7, वहीं C अनुपात D का मान दिया गया है 8:9। तो आपसे A अनुपात D का मान पूछा गया है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, A बटा B गुणा B बटा C गुणा C बटा D। यहाँ से B भी आपका कैंसिल हो जाएगा, C आपका कैंसिल हो जाएगा। सामने मान भी रख लीजिए, 3:5 गुणा 6:7 गुणा 8:9। क्या क्या कटेगा, 3 एक बार में, ये 9 3 बार में चला जाएगा, और कुछ कट रहा है 3 1, ये 2 बार में चला जाएगा। तो 2 गुणा 8 बटा 5 गुणा 7, तो ये सब कट चुका है। क्या बचा है, ए बटा डी बचा है। ए बटा डी का मान कितना हो जाएगा, तो 16/35 आपका हो जाएगा। आंसर देख लीजिए किस में कह रहा है, 16/35। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है, 7वें का करेक्ट हो जाता है। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 रीजनिंग से पहुंच जाता है। रीजनिंग में आपको क्या दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, और पूछ रहा है आपसे कौन सा पैटर्न सेट होगा। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न सेट होगा। सबसे अच्छा तरीका सब भर के देख लीजिए। पहले ऑप्शन को भर के देखेंगे तो बी सी बी सी बी बी, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ये चेक कर लीजिए। ए बी बी, सी ए बी, सी बी बी, बी सी बी, तो कोई पैटर्न यहाँ दिख नहीं रहा है हमें।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए बी सी, ए बी सी, यहाँ ए बी सी, ए बी सी, पैटर्न देखिए, ए बी यहाँ तक तो पैटर्न बन रहा है, लेकिन आगे देखेंगे तो ए सी, ए बी, बी सी, सी बी, तो कोई पैटर्न डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी बी बी सी ए बी। अब चेक कीजिए, यहाँ बन रहा है ए बी सी, फिर बन रहा है बी, फिर बन रहा है ए बी सी, फिर बन रहा है बी, फिर बन रहा है ए बी सी, फिर बन रहा है बी। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ए बी सी के बाद बी, ए बी सी के बाद बी। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है। 8वें प्रश्न की बात कर रहे थे। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में ये क्वेश्चन एज इट इज जो हम पिछले एपिसोड में सॉल्व कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न बिल्कुल समान है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन पैटर्न क्या कर रहा है, आर ओ बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ ना ही करें तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाइए। अगर आपका रीजनिंग अच्छा भी है, मैथ्स अच्छा भी है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन के जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है सिस्टर का जो कोड है वो क्या है, एस को लिखा जाता है 2, आई को लिखा जाता है 1, एस को वापस 2 लिखा जाता है, टी को 3 लिखा जाता है और आर को ई को 4 लिखा जाता है और आर को 5 लिखा जाता है। फिर आर को लिखा जाता है, ए को लिखा जाता है 6, आर को लिखा जाता है 5 और सी को लिखा जाता है 8। तो हम सबसे पहले क्या सीखे थे कि सेम जो अल्फ़ाबेट है वो ढूंढ लीजिए। तो यहाँ भी आपको आर दिखाई दे रहा है और यहाँ भी आपको आर दिखाई दे रहा है, दोनों को लिखा गया है 5, मतलब हमें आर को क्या ही लिखना है, 5 ही लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आर कौन कौन से है, तो आर यहाँ पे ये है और ये भी एक आर है, तो 5 लिख दीजिए। आर्क में ए मिल जाता है, तो ए को क्या लिखा गया है 6 और ई को क्या लिखा गया है, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 और एस को क्या लिखा गया है 2 और टी को क्या लिखा गया है, तो देख लीजिए टी को लिखा गया है 3। तो नंबर क्या बन जाता है 6 5 5 4 2 3। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 6 5 5 4 2 3। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, ऑप्शन बी जो है वो 90 का सही उत्तर हो जाता है। सेम प्रश्न है, यही प्रश्न जो पूछा गया था वो पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लगातार आपको देखने को मिल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि आपको दिया गया है 3 2 3 5 17 12 8 23, आपको ये ब्लैंक दिया गया है और 38 दिया गया है। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले आप रो देख लीजिए या देख लीजिए कॉलम, क्या दिखाई देगा, एक पैटर्न दिखाई देगा, उसी पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ निकालना होगा। तो देखिए 2 से 3 लाए हैं, 2 से 17 हम जा सकते थे लेकिन लंबा मामला हो जाएगा, तो हम इस तरफ देखते हैं। 2 से 3 लाए हैं मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 से 5 लाए हैं तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा। 5 से 8 मतलब 5 + 3 = 8 हो जाएगा। फिर इस तरफ चलिए, 38 का मामला ज़्यादा हो जाएगा तो हम इस तरफ चलते हैं। 8 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो 23 में हम क्या जोड़े, 7 जोड़ दें तो ये खाली स्थान आ जाएगा। तो 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक पंक्ति में पी बाएं से 10वें और क्यों दाई से क्या है 12वें स्थान पर खड़ा है। देखिए जब भी ऐसा पंक्ति वाला क्वेश्चन आता है कि पंक्ति में कोई बैठा है या रैंक में क्वेश्चन आता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, छोटी सी चीज़ अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो कठिन से कठिन प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर एक हम क्या बात करते हैं, पंक्ति की बात करते हैं, दाएं से बाएं दिया है तो ऐसा ही लाइन खींच लेते हैं। एक पंक्ति में यदि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। क्या कह रही हूँ, एक पंक्ति में 7 लोग बैठे। यदि ऐसे हम किस में बैठते थे, खो खो में बैठते थे, एक सामने की तरफ मुंह करता था और एक पीछे की तरफ मुंह करता था। तो ऐसे क्या होगा, अगर हम तीसरे की बात करें तो ये मेरा क्या कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, मतलब बाएं से चले तो इसका स्थान क्या होगा, तीसरा होगा। यदि हम दाएं से चले, दाएं हाथ की तरफ से चले तो 1 2 3 4 5 5वें स्थान पे होगा। मतलब बाएं से इसका जो नंबर है वो कितना है, 3 है, लेकिन हम दाएं से बात करें तो इसका नंबर क्या है, 5 है।
देखिए अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, जोड़ देते हैं तो आएगा 8, लेकिन टोटल मेंबर कितने बैठे हैं, 7 बैठे हैं। कहने का मतलब ये है यदि किसी भी व्यक्ति का, ये ए मान लेते हैं, ए व्यक्ति का अगर हमें दाएं से नंबर और बाएं से नंबर पता हो तो हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम -1 कर दे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर जो कितने लोग बैठे हैं वो मिल जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ वापस से सुन लीजिए, यदि किसी व्यक्ति का हमें क्या मिल जाए, दाएं से पोजीशन मिल जाए और बाएं से पोजीशन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल कितने लोग हैं ये निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कि P का आपको नंबर दिया है दाएं से और Q का नंबर दिया है बाएं से तो दोनों को जोड़ के एक घटा दिए तो निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही इंसान का, जैसे तीसरे नंबर की बात की गई, ए पर्सन की बात की है, दाएं से और बाएं से बात की गई है, तो आप क्या कीजिए, दोनों पोजीशन को जोड़ दीजिए और एक से घटा देंगे तो आपको टोटल नंबर निकल जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे ये कह रहा है जो P है, P की बात करें तो P की जो स्थिति है वो 10वीं है। ये कहाँ से बात की गई है, बाएं से बात की गई है। अब Q की जो स्थिति है वो 12वीं है। यदि हम किसकी बात करें तो हम दाएं से बात करें तो देखिए ये वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि P की स्थिति दी है लेफ्ट से और Q की स्थिति दी है राइट से। यही मामला होता कि P की स्थिति लेफ्ट से दी होती और P की स्थिति राइट से दी होती तो ये हम फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। यदि P और Q अपने स्थान बदल ले, यदि P Q के स्थान पर आ जाता है और Q P के स्थान पर आ जाता है तो P बाएं से क्या हो जाएगा, 18वें नंबर पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो Q की स्थिति ही क्या दी गई है, बाएं से 18वें दी गई है। क्या कह रही हूँ मैं कि यदि वो कह रहा है कि P का पोजीशन अगर Q ले लेता है और Q का पोजीशन P ले लेता है तो P की ही स्थिति क्या हो जाएगी, तो बाएं से 18 हो जाएगी। यहाँ पे किसकी स्थिति दी गई है, Q की स्थिति दी गई है जो पहले वहाँ बैठा था। तो Q की स्थिति आपको लेफ्ट से भी पता है और Q की स्थिति आपको राइट से भी पता है। तो क्या करना है, टोटल नंबर कितने हैं ये निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ना होगा। यानी 18 + 12 क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ 30। 30 में क्या करना है, एक घटा लेना है तो आपको कुल संख्या निकल जाएगी कि कितने लोग पंक्ति में बैठे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखिए, P और Q के अतिरिक्त कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो P और Q कितने लोग हुए, 2 लोग हुए और कुल कितने बैठे हैं, 29 लोग बैठे हैं। तो टोटल नंबर कितने होंगे, P और Q के अतिरिक्त 29 में से क्या घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए तो टोटल कितने लोग होंगे P और Q के अतिरिक्त, तो 27 लोग होंगे। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर 11वें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, 12वें की बात करते हैं। फिर से लुप्त संख्या आपको निकालनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 3, 5, 8, 13, 12 और 22 और पता नहीं। तो 3 से 5 लाना है तो क्या करना होगा, 3 × 1 + 2 कर सकते हैं। अब 5 से क्या लाना है, 8 लाना है तो 5 × 1 + 3 कर सकते हैं। 8 से क्या लाना है तो आपको लाना है 13, तो 8 × 1 माइनस क्या कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, तो 5 कर सकते हैं। तो कुछ मामला सेट होते नज़र नहीं आ रहा है, 2, 3, 5 वाला मामला हो रहा है। तो एक टेक्निक हम और अपना सकते हैं, क्या अपना सकते हैं, 3 से 5 लाना है तो 3 × 2 - 1 कर सकते हैं। 5 से 8 लाना है तो 5 × 2 - 2 कर सकते हैं। 8 से अगर 13 लाना है तो 8 × 2 - 3 कर सकते हैं। और 13 से हम 22 लाना है तो 13 × 2 - 4 कर सकते हैं। 13 × 2 26, 26 - 4 करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 से क्या लाना है, जो नहीं पता है वो लाना है तो 22 × 2 - 5 करना पड़ेगा। यानी 44 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 39। तो कौन से ऑप्शन में 39 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, 12वें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13, ABZY CDWX EFV U दिया गया है। तो इसकी बात हम कैसे सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, तो एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड 2 में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो सीधे चलेंगे, इसका कितना कितना नंबर है वो देख लीजिए। A को लिखते हैं हम 1, B को 2, Z को 26 और Y को 25।
वहीं C को हम 3, D को 4, W को हम क्या लिखते हैं, तो W को हम लिखते हैं 23 और X को क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 24, E को लिखते हैं 5, F को लिखते हैं 6, V को क्या लिखते हैं, तो V को लिखते हैं 22 और U को लिखते हैं 21। तो यहाँ का मामला आपको निकालना है। तो देख लीजिए, एक पैटर्न समझ लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। आगे 26 25 23 24, देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले बड़ी संख्या यानी 26 लिखा है, फिर 25 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 23 लिखा है और 24 लिखा है, ना कि 24 और 23। तो पहले ये मामला सेट कर लीजिए, 1 के बाद 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आना चाहिए 7 और 8। अब ये उल्टा जमाना है, जब 26 और 25 दिया था, यहाँ 22 और 21 दिया था, तो हमें चलना है किसकी तरफ, हमें चलना है 20 और 19 की तरफ। और पैटर्न क्या रखना है, 23 24 रखा था, तो हम क्या रखेंगे, 19 और 20 रखेंगे। यानी यहाँ पे पहले 19 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो मामला क्या होगा, 7वें नंबर पे आता है G, 8वें नंबर पे क्या आता है H, 19 नंबर पे आता है S और 20 नंबर पे आता है T। तो क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, GHST, यानी ऑप्शन नंबर A 13वें का क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। देख लीजिए, आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, A का भाई B है। क्या कह रहा है, A का भाई जो है वो B है। ये भी हमने सीखा था, कैसे सीखना है, कैसे बनाना है। A जो है, A का भाई क्या है, B भाई है, मतलब मेल है। B की पत्नी C है, B की पत्नी C है, C मतलब क्या होगा, जेंडर पता होगा, पत्नी है तो क्या होगी, फीमेल ही होगी। E A की बेटी है, A की बेटी कौन है, E है, बेटी है तो क्या है, जेंडर पता है यानी E होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं D B का पुत्र है। D जो है वो किसका पुत्र है, B का पुत्र है, तो B का पुत्र कौन है, D है, तो बॉक्स लगा दिया। E F जो है वो E का भाई है, F जो है वो E का क्या है, भाई है, भाई है तो सामने लिख देते हैं, और भाई है तो मेल है, ये पता चल जा रहा है। आगे बोल रहा है G D की बहन है। G क्या है, D की बहन है, D की बहन है मतलब यहाँ मामला हो जाएगा, और बहन है यानी क्या है, फीमेल है। अब क्या कह रहा है, A G का क्या है ये पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है A G का क्या है। A की भाई कौन है, A का भाई कौन है, B है, A का जेंडर हमें नहीं पता है। अब बोल रहा है G से इसका क्या संबंध है, तो भाई का बेटी हुई, भाई की बेटी हुई। भाई की बेटी कहने का मतलब क्या हो सकता है, ये या तो चाचा हो सकता है या चाची हो सकती है, ठीक है। देखिए, भाई का बेटा क्या होता है, तो भतीजा होता है, भाई की बेटी भतीजी होती है, बहन का बेटा भांजा होता है, और बहन की बेटी क्या होती है, भांजी होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ए जो हो सकता है या तो चाचा हो सकता है या तो चाची हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो क्या क्या दिया गया है, पिता दिया है, भाई दिया है, चचेरा भाई दिया है, ना तो चाचा चाची। कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की गई है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है, 14 का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे। लाइन से अगर पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो वापस से पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, तो जो जो स्टेप बोल रहा है फटाफट करते चाहिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एक संख्या मान लेते हैं x है, आधे से क्या करना है, 6 से भाग देना है। एक संख्या के आधे को 6 से भाग देना है। उसके बाद बोल रहा है शेष आधे को 10 से भाग दे। शेष आधा कितना बचेगा, तो आधा ही बचेगा, तो उसको 10 से भाग देना है। फिर आपको बोल रहा है उत्तरों को जोड़ दे, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए, आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर a बटा b बटा c लिखा हुआ है तो क्या हो जाता है, a बटा b इधर हम लिख सकते हैं इंटू a बटा 1 बटा c लिख सकते हैं। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, x बटा 2 गुणा 1 बटा 6 लिख सकते हैं इसे। वैसे इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस x बटा 2 गुणा 1 बटा 10 लिख सकते हैं। तो मामला क्या बन जाएगा आपका, x बटा यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस x बटा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो x बटा 12 प्लस x बटा क्या आ जा रहा था आपका, 20 आ जा रहा था। तो यहाँ पे लीजिए एलसीएम आएगा 60, 12 × 25 60 और
20 दिया 60 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 3x वाला मामला क्या बनेगा 8x बटा 60 बनेगा। तो कर दीजिए 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 2x बटा 15 आपका यहाँ से हो जाएगा। प्रश्न आगे क्या कह रहा है वो देखिए। उसने समय बचाने के लिए उस संख्या को 1/2 गुना 6 प्लस 10 से भाग दे दिया। मतलब उसने इतना कैलकुलेशन नहीं लगाया, जैसे आप हड़बड़ी करते हैं, तो उसने डायरेक्ट क्या किया, उस संख्या को क्या कर दिया, तो x गुणा 1/2 भाग दे दिया, गुणा नहीं किया, तो 1/2 6 प्लस 10 कर दिया। मतलब क्या कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा x बटा 1/2 आ जाएगा गुणा 16 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मतलब उसका आंसर क्या निकला है x बटा 8 और अपना आंसर क्या निकला है 2x बटा 15। अब चेक करना है कि ये इससे कम है या ये इससे ज़्यादा। यही प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वही होगा। संख्या पर निर्भर करता है कि क्या संख्या दी गई। अब आपको चेक करना है कि x बटा 8 से 2x बटा 15 जो हम निकाले हैं वो कम है या ज़्यादा है या वही है। तो क्या कर सकते हैं, या तो हर को समान कर लीजिए या तो अंश को समान कर लीजिए। यहाँ पे अंश को समान करना ज़्यादा आसान है। कैसे, यहाँ 2x है तो ऊपर भी क्या कर दे हम 2 से गुणा कर दे और नीचे भी हम क्या कर दे तो 2 से गुणा कर दे। तो मामला क्या बनेगा, हम निकाले थे 2x बटे 15, अब यहाँ पे हम 2x बटे 16। जब भी क्या होगा, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो कुल संख्या क्या होगी, छोटी होगी। कहने का मतलब ये है 1/2 दिया है और 1/4 दिया है, नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी। तो क्या होगा, नीचे आपको यहाँ दिया गया है 16 और यहाँ दिया गया है 15, मतलब छोटी संख्या कौन सी होगी, ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी और ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाता है, जो हम निकाले हैं उससे क्या है, कम है। तो उत्तर आपका क्या हो जाता है, 15वें का ए उत्तर सही हो जाता है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था, आपको छोड़ के जाएंगे एक अभ्यास प्रश्न के साथ। बहुत ही आसान है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों को निम्नलिखित शब्दों में से किसे नहीं बनाया जा सकता, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक टर्माइट दिया गया है, एक मॉडर्न दिया गया है, एक टेंडर दिया गया है और डी ऑप्शन में मदर दिया गया है। अब आपको बताना है कि डिटर्मिनेशन शब्द से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ये आपका होमवर्क है, आपको इसका उत्तर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों की, बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।